कुछ होमवर्क तो शायद नहीं था। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ रहे थे ये डाइपोल। किसी चीज में डाउट है? हम्म। नो। ठीक है फिर। तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, हम लोग अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी फिक्स दूरी से सेपरेट हों तो उसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, उस चीज के बारे में हम लोग ये निकालना सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्जेस के लिए के क्यू बाई आर लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग पोजीशंस के लिए फाइंड करेंगे। एक्सियल पोजीशन, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। ये किसी एक फिक्स दूरी पे रखा हुआ है। ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम ए बोल रहे हैं और ये डिस्टेंस भी ए है। ये वाला जो लाइन होता है दोनों चार्जेस को मिलाने वाला, यही हम लोग बोलते हैं कि एक्सियल लाइन है। इसी लाइन पे किसी पॉइंट पी पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा। तो हम बोले थे कि जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं इसमें, तो ये मिड पॉइंट से होता है, डाइपोल के मिडिल पॉइंट से। तो हम इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं आर। तो पोटेंशियल एट पी अगर हम लिखेंगे तो ये पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज होगा एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल उस पॉइंट पे होगा उसे ही हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखें तो हमें डिस्टेंस नजर आ रहा होगा, इससे आर माइनस ए दूरी पे है और ये दूरी जो दिख रहा है ये आर प्लस ए दूरी दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का फॉर्मूला वाइज यूज करें तो फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो? के हेलो। क्यू बाई आर। ठीक है, तो वही पुट कर देना है। प्लस के लिए रखेंगे तो के क्यू बाई आर, हम के क्यू दोनों में रहेगा तो कॉमन ले रहे हैं, 1/r माइनस ए रहेगा। माइनस क्यू था तो -1/r प्लस है। क्या यही होगा? यस सर। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो के क्यू ऊपर सॉल्व कर लेना है, नीचे दोनों को मल्टीपल करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीपल हमें दिख रहा होगा, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। ये चीज ऊपर देखेंगे तो r प्लस ए माइनस आर प्लस ए हमें दिख रहा है, तो ये r से तो आ ही गया। तो हमें कितना दिख रहा है कि q इंटू टू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं q इंटू टू ए जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है। पॉइंट पी पे हम लिख सकते हैं के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का चिंता करना है नहीं, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर से हम लोग जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आर होता है मोस्टली ए से ज्यादा ही रहेगा, नहीं मच मच ग्रेटर देन ए रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग आर स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम ये ले लिए तो यहाँ से बोलेंगे कि पॉइंट पी पे जो भी पोटेंशियल होगा वो के पी बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है हमारा किसी भी
एक्सियल पोजीशन पे हम r दूरी पे फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसा है, इतना आ रहा है। ठीक है, kp बाई आर स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे नोट करना है कि जो पॉइंट P हमने लिया है, अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ पे जैसे फिगर में है, इधर ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास में ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा। इधर अगर हम ले लेते, ये पॉइंट इस साइड में अगर रहता, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं कि ए पॉइंट, तो ए पॉइंट की बात करेंगे तो हमें माइनस क्यू चार्ज से नजदीक है, तो वहां का पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि चार्जेस सेम है, 1/r का है रेशियो है, तो जहाँ पे r छोटा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो अगर निगेटिव चार्ज के पास में रहेगा तो निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल आएगा हमें निगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज के पास में रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लेना है कि पॉइंट P is near positive charge, then potential will be positive. ठीक है, and if point P is near negative charge, then potential will be negative. इस चीज का ध्यान रखना है। B, अगर हमारा पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे, ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे, तब कितना होगा? तो ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन होगा इसके मिड पॉइंट से ऐसा, यही लाइन जो होगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेट से हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे है, ये पॉइंट P है लेट से, और हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं पॉइंट P पे, ये कितना होगा? तो ये डिस्टेंस जो है R है, ये डिस्टेंस A है। कोई बोलो कितना आएगा पोटेंशियल? 0। 0, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दिख रहा है कि ये भी हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है, और ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है। और पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर हम लिखते हैं तो यही लिखेंगे के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, एंड निगेटिव चार्ज के लिए रखेंगे तो माइनस आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल दिख रहा है 0। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, वहां पे एक ऐसा प्लेन रख दे हम, तो उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों का चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वहां पे पोटेंशियल हमें 0 मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इरोडो बना रहे हो सुदीप? सर आप बोले तो बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। अच्छा, तो मतलब पीछे का सब कहाँ तक कहे थे? 3 पॉइंट में 3.56 तक कर यस सकते हो। सर, यस सर, इलास्टिसिटी तक बताए थे सर। ठीक है, इलेक्ट्रो में अभी आप बताए नहीं है, बता दीजिएगा। तो इलेक्ट्रो में वही 352 56 57 तक कर सकता हूँ, ठीक। 3 से 56। ठीक है, तो उसी में है 352 से लेकर 57 तक का, यहीं से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर जो भी सॉल्व करना चाहता है उसके लिए है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे अगर हम एक पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन मान लें, एक प्लेन ऐसा माने जो कि इस लाइन से परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक्सियल लाइन है इससे परपेंडिकुलर है,
और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर है उसी के अलॉन्ग है। तो क्या उस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा? बोलो। सर एक्सियल प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ, जैसे कि ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं ये प्लेन है, इधर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इधर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इक्वी डिस्टेंस पे। तो क्या इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा? यस सर। बोलो। यस सर। ये भी ए दूरी पे, ये भी ए दूरी पे, कोई सा भी अगर हम इस प्लेन पे पॉइंट ले लेंगे तो इक्वी डिस्टेंस ही रहेगा। यस सर। तो अगर हम इसे बोल रहे हैं कि ये प्लेन है, तो इस प्लेन का हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 है। ठीक है, नोट है, यानी कि कंसेप्ट है मिरर इमेज कंसेप्ट, यहीं से आता है। बहुत ही कैलकुलेशन के लिए बोल सकते हैं कि टूल है, कैलकुलेट करने में काम आता है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे बोर्ड लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी रोडो बना रहे हो तो उसमें इससे बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए बता देते हैं। अगर हम बोले कि ये प्लेन अगर कंडक्टर होता तो इसका हर एक पॉइंट पे क्या होता, पोटेंशियल 0 ही होता, ठीक है। यानी कि अगर हम इस कंडक्टर मान रहे हैं, लेट से कि हमारा प्लेन हो गया ऐसा, ये हम बोल रहे हैं कि हमारा कंडक्टर हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही होगा, यस सर। ठीक है। आज जाके कोशिश कर लेना, वो पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसमें का, वो आज तुरंत हो जाएगा, ठीक है। 3.5256 ऐसा कुछ करके होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस दिखेगा हमें, और इस चार्ज पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना देखने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस जो प्लेन है ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा सरफेस होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर हम इस नीचे वाले चार्ज को हटा दे तो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई डिस्टरबेंस आएगा क्या? नहीं आएगा, नो। ठीक है। यानी कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ से हम मूव करते हैं तो सिर्फ नीचे वाले फील्ड लाइंस में चेंजिंग आएंगे, वेरिएशन आएगा, ऊपर वाले में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे ही ऊपर वाले को अगर हम चेंज करेंगे तो नीचे वाले में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि हम एक मिरर मान लिए हैं, और अगर एक दिया हुआ है तो ये इसका मिरर इमेज चार्ज हो गया, उसका अपोजिट साइन का, और ऐसा एक चार्ज हो गया, ठीक है। ऐसा करने से क्या इफेक्ट हो रहा है कि ऊपर वाले का कैसा सिचुएशन है, नीचे वाले का कैसा है, उन दोनों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ऊपर अपना एक अलग आइसोलेटेड हो गया, नीचे एक अलग हो गया। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं मिरर इमेज। क्वेश्चन में देखोगे कि थिन प्लेट देगा और एक साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तो करना क्या है, थिन प्लेट जहाँ है रहने दो, उसके मिरर इमेज इमेज बनाने आता है। प्लेन मिरर मान रहे हैं, इक्वल दूरी पे एक इमेज होगा, अपोजिट साइन का रहेगा, तो एक ये चार्ज हो गया और एक ये चार्ज हो गया, दो को समझना है, बाकी जो भी पूछ रहा है फाइंड कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ट्राई करना एक बार, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। 3.52 से 3.58 तक के आसपास में होगा पोटेंशियल वाला, एक बार चेक कर लेना, दो चार क्वेश्चन का आगे पीछे होने से। आते हैं फिर से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कुछ वैल्यू आया था kp/r3, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 0 है। ऐसे ही अगर हम सी देखें एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है, अगर हम किसी और पॉइंट पे फाइंड करना चाहें तो किसी और पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है,
और हम यहाँ से इधर किसी पॉइंट P पे फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं इसको? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड किए थे, बोले थे कि इधर से इधर की तरफ P होगा, लेट्स से एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस R है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट इस P में कैसे फाइंड करते हैं? बोलो कोई। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट P पे हम कैसे फाइंड करे थे? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। कैसे किए थे? इसके दो कंपोनेंट्स लिए थे ना, एक इधर की तरफ पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब, और एक इससे परपेंडिकुलर P साइन थीटा। अब ध्यान से देखो तो P cos थीटा के लिए पॉइंट P क्या नजर आ रहा है? एक्सियल। यस सर। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि P cos थीटा के लिए जो पॉइंट है, पॉइंट इज एक्सियल है। अगर एक्सियल है तो इसके लिए अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला है? के पी की जगह P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, यही आया था, लिख लिए। वैसे ही अगर हम P sin थीटा को एक अलग डाइपोल माने तो इसके लिए जो पॉइंट है, पॉइंट इज इक्वेटोरियल। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। 0। तो टोटल पोटेंशियल क्या दिख रहा है हमें? V1 प्लस V2 लिखेंगे, यानी कि के पी कॉस ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर हमें दो जगह का याद है, इक्वेटोरियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, तो हम किसी भी अदर पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए नोट कर देते हैं। कभी कभी तुम्हें क्या मिलेगा कि ऐसा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, लेट्स से ये डाइपोल है हमारा पी। यहाँ पे पॉइंट दे दिया है 3,4, 3,4 पे फाइंड करें। तो क्या हम इसे अपने फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं? ये हमारा आर हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। और ये एंगल अगर हम थीटा बोले तो थीटा हमें कितना दिख रहा है? 53 डिग्री दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो कभी कभी इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो इसे हम आर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया रहे तो उसे आर थीटा, जो फॉर्मेट हम जानते हैं उस फॉर्मेट में चेंज करके अपना काम कर लेना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल है, हम उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें, जैसे HCl है। ठीक है, तो H प्लस Cl माइनस लिखते हैं, ऐसा कुछ बॉन्डिंग होता होगा। तो ये हमारा एक डाइपोल नजर आ रहा है कि HCl एक तरफ प्लस पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इसका कुछ डाइपोल है, अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो क्या इफेक्ट हो सकता है, उस चीज के बारे में हमें जानना। तो मान लेते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब कि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस रीजन में, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म। अब अगर हम यहाँ पे एक डाइपोल रखें, ठीक है, ऐसा एक डाइपोल रखा हुआ है इस फील्ड में, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है।
ठीक है, एक डाइपोल इस फील्ड में रखा हुआ है। तो हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले छोटे छोटे चीजें जानते आते हैं, जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले मोशन पढ़े थे, फिर फोर्सेस पढ़े थे, फिर टॉर्क पढ़े थे, तो वैसे ही इसमें भी शुरू में अगर हम कोई भी चीज है किसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इसमें हम चेक करेंगे कि इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग रहा है तो कितना लग रहा होगा, लग रहा है तो कितना एक्सेलरेट कर सकता है, मोशन क्या है, तो सब चीजें हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ ध्यान से देख के बताओ कि इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। ग्रेविटी को तो ऐसे ही निगलेक्ट करना है जब तक कहा ना जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है एफ क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में लग रहा है। माइनस क्यू चार्ज पे, तो माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू जो है फोर्स इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमें कितना दिख रहा है, कोई बताएगा? 0। दिख रहा है सबको 0। क्यूवी यस सर। चार्ज एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों आपस में क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैंसल यस आउट सर। कर देगा। वैसे भी एक कोई गाड़ी है, हम आगे धक्का दे कोई पीछे धक्का दे, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 तो एक पार्टिकल अगर यहाँ रेस्ट में था तो वैसे ही रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं होगा, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होने वाला है। इसकी सेंटर ऑफ मास को अगर कंसिडर करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स 0 तो सेंटर ऑफ मास अगर जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा, या फिर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम रेस्ट का ही कंडीशन ले रखे हैं, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, एफ नेट 0। क्लियर है? यस। अब नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेट फोर्स तो हमें दिख गया कि 0 है, टॉर्क लग रहा है कि नहीं? टॉर्क तो होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क लग रहा है कि नहीं इसमें? लग रहा है। रोटेट करेगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम फ्री टू रोटेट छोड़ दे तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। हम यहाँ पे कोई भी कील या हिंज नहीं प्रोवाइड करे हैं, तो हम बोलेंगे कि अगर ये इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट राउंड राउंड घुमाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये इसे ऐसा ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो हम यहाँ से तो बोल सकते हैं कि टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है, टॉर्क जीरो नहीं। टॉर्क जीरो नहीं है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स जीरो था, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रेस्ट में है इसलिए बोल रहे हैं, अगर होता भी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता। टॉर्क है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नॉन जीरो है तो रोटेशनल होगा, रोटेशनल मोशन हो, यानी कि अगर हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं फिर डाइपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट राउंड राउंड घूमने लगता है। तो अब राउंड राउंड घूमता है तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कितना लग रहा होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्यू ही लग रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है।
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करना चाहिए। तो हम यहाँ नामकरण कर देते हैं ए ओ और ये बी। तो टॉर्क अगर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो क्या लिखेंगे बताओ? आर क्रॉस एफ होता है, तो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है। ये दूरी हम ए लिया करते थे, ये भी दूरी ए ही, खैर उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? आर क्रॉस एफ होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ बी क्रॉस एफ प्लस ओ ए क्रॉस माइनस एफ, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ई ही कर देते हैं, क्यू इंटू ई ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यू जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसे तो हम बाहर ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ओ बी क्रॉस ई माइनस ओ ए क्रॉस ई। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ई। यहाँ ध्यान रहे, ई को हमें हमेशा राइट साइड में है तो राइट साइड लेना है, उसे लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे ओ ए वेक्टर ऐसा है हमारा, ये ओ है ये ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर ये हुआ। अगर हमें ए बी वेक्टर लिखना होगा एओ वेक्टर, तो एओ वेक्टर का डायरेक्शन ये रहेगा। तो अगर हम उल्टा चेंज कर दे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? प्लस एओ वेक्टर, बोलो। यस। यहाँ पे माइनस था, इसे प्लस किए तो यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज करें, तो ओ एओ प्लस ओ बी हमें ए बी दिख रहा है, क्यू इंटू ए बी क्रॉस ई। ठीक है, यहाँ पे हम इस क्यू को इसी के साथ कर देते हैं ऐसा। ये वाला चीज अब ध्यान से देखो, तो क्यू इंटू डिस्टेंस ए बी वेक्टर दिख रहा है, तो ये पी है, तो यहाँ से पी क्रॉस ई हमें दिख रहा है टॉर्क। ठीक है, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल आता है। पी का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ई का डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा टॉर्क का। इस फिगर के अनुसार जो है इनटू द प्लेन हमें डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क इजकल टू पी साइन ऑफ थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैक्सिमम पूछेगा तो साइन थीटा 1 होगा तो मैक्सिमम होगा, साइन थीटा 0 होगा तो मिनिमम। क्लियर है? यस। 90 डिग्री। एंड टॉर्क मिनिमम 0 है जब थीटा इजकल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे हो तो, क्योंकि साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0 होता है। ठीक है, पी डाइपोल मोमेंट अगर डाइपोल हमारे पास है तो चेंज हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म रख ही दिया है तो भी चेंज हो नहीं रहा है, तब साइन थीटा ही चेंज होगा। थीटा अब कैसा वैल्यू है उसी पे डिपेंड करता है कि टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो हमें दिख रहा है कि जब 90 डिग्री पे होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसका पोजीशन अगर ऐसा रहा डाइपोल मोमेंट का माइनस क्यू प्लस क्यू ऊपर नीचे जो भी रहे, अगर ऐसा रहा तो यहाँ दिख रहा है कि 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यही वाला जो एंगल हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, तो यही जो हम एंगल है ये हम एंगल की बात करें। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो थीटा हमें यहाँ यूज करना है। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है? नो सर। ठीक।
तो अगर कोई डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो नेट टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क जो है P क्रॉस E लग रहा है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थीटा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे होगा, और वो टॉर्क कितना होगा, 0। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज। अब जब हम जान ही गए कि इस पे फोर्स और टॉर्क कितना होता है, तो हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी देख लेते हैं। कंडीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तुम लोग सबसे पहले बताओ कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कितने तरह के इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल। और एक न्यूट्रल भी तो था। हाँ यस सर, न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। सर जिसमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर से वो अपना इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर से अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करे, ऐसा कोई फोर्स डेवलप हो जाए, टॉर्क डेवलप हो जाए जिसकी वजह से फिर सेम पोजीशन पे आने की कोशिश करे, तो हम बोलेंगे कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहां से भाग जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंडीशन हमें पता है, देखते हैं किस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो तो 0 ही लग रहा है। अब हमें टॉर्क का बात करना है, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, एफ नेट जो होना चाहिए ये भी 0 होना चाहिए, एंड लिख रहे हैं और नहीं, ये बात ध्यान देना है। टॉर्क नेट जो होना चाहिए ये भी 0 होना चाहिए। एफ नेट से ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और टॉर्क नेट से रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम में। क्लियर है। तो ये चीज तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क नेट 0, ये तो एलवेज है। ये कब कब हो सकता है, इफ थीटा इज 0 डिग्री हो या फिर थीटा इज 180 डिग्री हो। इन दो कंडीशंस में ही ये जो टॉर्क है 0 है, यानी कि हमें दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दो पोजीशन ऐसे मिल रहे हैं जहां पे जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दोनों इक्विलिब्रियम किस टाइप के होंगे, तो जैसे देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें हम डाइपोल रखे हैं ऐसा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और ये हमारा पी डाइपोल। तो यहाँ हम दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू जो है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क तो 0 है ही, फोर्स तो हमेशा 0 है ही, तो ये तो दोनों 0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। थो, थोड़ा सा अगर हम डिस्प्लेस करें तो लेट से ऐसा हो गया ये। तो ऐसा जब हुआ तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस, तो इस पे फोर्स इधर लगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा। तो ये क्या फिर से अपना स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जैसा जो पोजीशन था उधर ही जाना चाह रहा है। यस। ठीक है, तो ये कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्वल। स्टेबल, यानी कि यहाँ ध्यान रहे कि 0 डिग्री पे जब रहेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, पैरेलल हो या फिर 0 डिग्री बोल सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। 180 डिग्री,
180 डिग्री यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो हमारा डाइपोल होगा वो ऐसा कुछ हो, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, यानी कि दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट है। तो इस पोजीशन पे भी हम देख रहे हैं तो थीटा जो है हमें 180 डिग्री दिख रहा है, और साइन 180 डिग्री जीरो होता है तो टॉर्क जीरो दिख रहा है, फोर्स तो जीरो है ही, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो इसे अगर हम डिस्प्लेस करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे माइनस क्यू आया, इधर प्लस क्यू आया, इस पे माइनस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये ऐसा रोटेट होने का चाहेगा, तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना जाके उससे दूर भागने का कोशिश कर रहा है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है हम बोलेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बोलेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस पोजीशन में हो सकता है, टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। यहाँ से हमें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन दे दे और थोड़ा सा बोले कि डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो एसएसएम करता हुआ नजर आएगा, यस। तो उस एसएसएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स फाइंड लिखेंगे, फोर्स यहाँ तो जीरो है, टॉर्क नेट टॉर्क लिखेंगे थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन करा देख, चलो लिख लो क्वेश्चन। यहाँ पे एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, दिख रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये डिस्टेंस टी है, इफ ठीक है, अगर ऐसा होता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। हो गया, हो गया। शिवम,
सुदीप, सुदीप कैसे करोगे? तो अरे कोई कुछ बोलो, हाँ या ना, होगा नहीं होगा, कुछ तो बोलो। हेलो, यस सर। आवाज आवाज जा रहा है? सब शांत यस। बैठा हुआ है, तो कुछ बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? कैसे करेंगे बताओ, कुछ भी गलत से कुछ तो बोलो। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इसे हम थोड़ा सा एंगल थीटा डिस्प्लेस कर दिए। जब थीटा डिस्प्लेस किए हैं तो टॉर्क जो लग रहा होगा वो पी साइन थीटा होता है। यहाँ डायरेक्शन जो है यूनिफॉर्म थी की तरफ है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसी की तरफ है, ऐसा रोटेट करना चाहता है, इसलिए हम माइनस साइन ले लिए हैं। थीटा बोल रहा है इज वेरी स्मॉल। स्मॉल एंगल से अगर हम रिप्लेस करें तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो ये हम टॉर्क मिल गया हमारा पी ई थीटा। टॉर्क को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा जो है माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा दिख रहा है, लिख सकते हैं। टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। तो इससे हमें किससे कंपेयर कर लेना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। क्योंकि जब भी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा रहे, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रहे, तो वही कंडीशन था। तो यहाँ से ओमेगा जो मिल गया हमें अंडर रूट पी बाई आई मिल गया। तो टाइम पीरियड हम तो जानते ही हैं, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी लिख देंगे, कॉमेंस खत्म। यही काम करना था। कहीं भी पूछे थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट करना है, डिस्प्लेस करके छोड़ना है, तो करना क्या है अपने को? फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स दिखाएंगे थोड़े से डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए। उसे हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म में आ जाए। फोर्स क्या आ जाए? माइनस के इंटू एक्स के टर्म में रहे। या फिर टॉर्क अगर फाइंड कर रहे हैं तो माइनस के इंटू थीटा के टर्म में रहे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहाँ पे टॉर्क था तो हम थीटा से कंपेयर किए, उसके बाद लिख लिए। एक्सेलरेशन रहता है तो एक्सेलरेशन के बाई एम आता है, यहाँ पे के बाई आई आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर है? यस। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा। बोलेंगे कि इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो यहाँ तो दो दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अगर हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उसके पास कुछ एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी कितना होगा वो हमें पता करना है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, रख के इसे पुट करके हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कितना होगा वो हमें पता करना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, रीजन है। इस रीजन में मान लेते हैं कि एक ऐसा
डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस जो दोनों चार्जेस हैं, जो दोनों सिस्टम है जो मिलके हमें डाइपोल बना रहे हैं, इन सिस्टम की वजह से कितना एनर्जी स्टोर्ड है। यानी कि अगर हमें दिख रहा है कि अगर हम इस पोजीशन से इसे छोड़ते हैं तो ये दोनों जो चार्जेस है अपने जिस भी रॉड से अटैच्ड है उस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो लगने वाला टॉर्क है उसकी वजह से रोटेट होने लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होने लग रहा है इसका मतलब कि उसके पास जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो हम छोड़ रहे हैं तो खुद ब खुद रोटेट कर रहा है, यानी कि उसके पास वर्क करने की क्षमता है, यानी कि उसके पास एनर्जी है। तो वही भाई एनर्जी कितना है, ये अगर हम थीटा 1 पे रखे हैं तो इसके पास कितना एनर्जी है इस पोजीशन में, उसे ही हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड होता है तो हम लोग स्लोली स्लोली अगर हम उस कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करते हैं तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आता है या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड आता है, इसी का जो वैल्यू होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर हम चेंज की बात करेंगे तो हर जगह चेंज लगा लेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल, यही चीज होता है हमेशा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो जीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी कि स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन में भी यही चीज लिखा था। तो इस पोजीशन से हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इधर ले आए तो यहाँ से हम टॉर्क एक्सटर्नल कुछ लगाए और इसको ले आए यहाँ से यहाँ, यानी कि अब हम थीटा 1 से इसे ये एंगल थीटा 2 तक ले आए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम और पोटेंशियल के बीच का एंगल को हम थीटा लिखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में एंगल थीटा है, तो हम अब थीटा से थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जा रहे हैं। तो इतना दौरान ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा होगा वो कितना करना पड़ा होगा, टॉ इंटू डी थीटा। तो टॉर्क कितना, तो टॉर्क लग रहा है पी साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ से हम पी तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, साइन थीटा डी थीटा बचा थीटा 1 से थीटा 2। जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा आएगा, जब लिमिट पुट कर लेते हैं तो लिमिट पुट करेंगे माइनस है तो लिख लेंगे पी कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 2। यही हमारा चेंज इन वर्क आएगा। ठीक है, यानी कि चेंज इन एक्सटर्नल के कारण आ रहा है, एक्सटर्नल ही हमने रखा है यहाँ पे क्योंकि सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो चेंज इन जो हमारा वर्क डन आ रहा है डब्ल्यू एक्सटर्नल, यही जो है चेंज इन पोटेंशियल भी है। ठीक है, किसी भी पोटेंशियल पे अगर हमें पता करना हो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, ये चेंज इन वर्क डन हमें मिल गया। इफ इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी किसी भी बात किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो। विवेक, यस सर। कोई सा बात में दिक्कत है? नो सर। ठीक है, कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि एक बार अगर माइंड में समझ में आना चाहिए।
सबके लिए बोल रहे हैं कि फिजिक्स ऐसा चीज है कि थोड़ा बहुत मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन तुम एक बार अगर समझ गए हो कंसेप्ट और मैथ थोड़ा बहुत आता है तो तुम अच्छा कर सकते हो। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रखता है, कंसेप्ट क्लियर है तो हो सकता है हम मैथ में थोड़ा कमजोर हो या फिर डायरेक्टली हमें वो चीज नहीं समझ में आया हो, तो जो क्वेश्चन है हो सकता नहीं आधा घंटा में हम 1 घंटा में करें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो हम कर जरूर लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग को कंसेप्ट क्लियर होता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे, क्वेश्चन आसान रहेगा, हम तो प्रैक्टिस किए नहीं है तो क्वेश्चन करने को कर लेंगे लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हमको ज्यादा टाइम चाहिए था, क्योंकि पहला बार क्वेश्चन देखे समझे लिखे पढ़े, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है कि क्वेश्चन देखे तरह हमें मन में आ जाने से ऐसे करना है, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी विथ स्पीड दोनों मायने रखता है, एक्यूरेसी भी एंड स्पीड भी। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ रहे हो अभी, तो कंसेप्ट को क्लियरली अच्छे से समझो, सबको बोल रहे हैं, जहां जो दिक्कत आ रहा है उसे पूछते चलो। उसके बाद घर में बैठ रहे हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डाउट हो पूछो। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा कि अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हमारा सवाल तो ये था कि भाई थीटा 1 पे जब था तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना था, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए जब पोटेंशियल फाइंड किए थे KQ/R, उस समय जो टेस्ट चार्ज था उसे हम इन्फिनिटी से ला रहे थे, और जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो बोले कि पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि हम वहां का पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस में जीरो ले रखे थे। तो वैसे ही यहाँ रोटेशन में हम लोग जो रेफरेंस लेवल लेते हैं वो परपेंडिकुलर को लेते हैं, लेकिन रोटेशन रेफरेंस पॉइंट टेकन टू बी 90 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स। ठीक है, बोथ वेक्टर्स यानी कि यहाँ पे हम टॉर्क एंड पी की बात कर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी की बात कर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे उसे हम लोग जो है रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि अगर थीटा 1 जो है 90 डिग्री होगा, उस समय जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि वहां का हम पोटेंशियल को जीरो मान ली। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल 2 फाइंड करना चाहते हैं, थीटा 1 ये क्या है, तो P cos ऑफ 90 डिग्री माइनस P cos ऑफ थीटा, हम इसे मान लेते हैं आर्बिट्री थीटा। ठीक है, यानी कि हम थीटा 2 को बोल रहे हैं कि थीटा है, इसे हम यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये तो जीरो ही है, तो यहाँ से u ऑफ थीटा जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, PE माइनस बाहर आ जाएगा, cos ऑफ 90 जीरो होता है तो cos ऑफ थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखें, थोड़ा बहुत ध्यान दें हम, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि P भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच साथ cos ऑफ थीटा है। तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि किसी भी एंगल थीटा पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस P होगा, निगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं तो माइनस P.E से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 के बगल में U1 है। हाँ, क्योंकि थीटा ऊपर वन लिखे 90 हैं के बाद ये U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 90 डिग्री, यानी कि रेफरेंस पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस है। यहाँ पे हमने जीरो लिया है तभी U थीटा हम इतना लिख सकते हैं, 10 रहता तो यहाँ पे हमें 10 रखना पड़ता,
ठीक है, 20 रहता तो 20 जितना भी रहता। यस सर। तो इसलिए हम बोले थे, पहले भी एक पॉइंट लिखवाए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो हम कितना कहेंगे? यू मैक्सिमम के लिए कौन सा पोजीशन होना चाहिए? बोलो। कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम? तो यू मैक्सिमम जो होगा, यू मैक्स जो होगा ये कितना होगा? पी होना चाहिए प्लस के साथ, यानी कि दिस इम्प्लाइज डेट कि कॉस ऑफ थीटा जो होना चाहिए वो -1, यानी कि थीटा जो होना चाहिए -180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इस पोजीशन पे जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। एंड मिनिमम के लिए अगर देखेंगे तो -P होना चाहिए। -P के लिए कॉस ऑफ थीटा हमें दिख रहा है कि 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और मेंस में, किस पोजीशन पे क्या हो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि जब डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं तो मैक्सिमम, पैरेलल है तो मिनिमम है। इतने बात में किसी को कोई दिक्कत? सर ये मैक्सिमम और मिनिमम जो बताया फिर से बताइए ना। यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी दिख रहा है u, जो कि है -P cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर है। यस स्केलर है यानी कि मैग्नीट्यूड मायने रखता है। -5 और 0 में -5 कम होगा। यस ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। ठीक है, बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें या मिनिमम की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 या +1 या -1 है। अब इस u का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं? इसका मैक्सिमम वैल्यू +1, लेकिन हम मैग्नीट्यूड देखें तो p होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें cos थीटा को क्या रखना पड़ेगा? -1 दिख रहा है। यस ठीक है, तो वही मैक्सिमम के लिए cos थीटा -1 होना चाहिए। तो -1 कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री हो। वैसे ही हम मिनिमम, तो मिनिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है? -P ही हो सकता है, क्योंकि cos थीटा क्या है? -1 से 1 के बीच में है। अगर 1 ना रहे तो कोई भी वैल्यू P से छोटा ही रहेगा। बात समझ आ रहा है? यानी कि हम 0.9 में अगर 10 से भी मल्टीपल करेंगे तो ये 9 ही आएगा, 10 से कम ही आएगा। यस ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -P रहना चाहिए। तो -P होने के लिए cos थीटा को क्या रहना पड़ेगा? माइनस तो पहले से है, cos थीटा 1 होना पड़ेगा। तो cos यस थीटा जब 1 होगा तो वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यानी कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। जहां अनस्टेबल है तो वहां पे मैक्सिमम। हम लोग ऐसा भी पढ़े थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व बनाएंगे तो ऐसा ही कर्व अगर रहा तो इस पॉइंट को बोलते थे कि ये क्या है? अनस्टेबल है, और ये वाला पॉइंट स्टेबल है, बोलते थे। यस याद है? यस क्योंकि यहाँ से बॉल रखते थे, इधर लुढ़क खाएंगे, लुढ़क जाएगा, यहाँ बॉल रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा। ऐसे चेक किया करते थे। तो वही चीज यहाँ भी दिख रहा है।
ठीक है, ये तो था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशंस में हम लोग ने देखा कि उस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स 0, टॉर्क कितना लगेगा तो पी साइन थीटा, और अगर हम बोले कि एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो माइनस पी कॉस ऑफ थीटा। कहेगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क कितना होगा, तो वर्क हम लोग फाइंड किए पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। नेक्स्ट है कि अगर हम इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखे तो क्या इफेक्ट होगा। इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएशन ऑफ एक्स है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा है जो माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, इस जगह पे लेट से कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स लग रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स प्लस डी एक्स लग रहा है, और हम ये डिस्टेंस बोल रहे हैं कि डिस्टेंस डी एक्स है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब यही हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक्स लग रहा है और इतना दूर आगे चलेगा तो ई एक्स प्लस डी एक्स लग रहा है। अब इस केस में हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो 0 होगा क्या, बताओ। नो इस पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई एक्स प्लस डी एक्स, और इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ Q इंटू ई ऑफ एक्स। अब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम नहीं है तो नेट फोर्स भी 0 नहीं है, तो नेट फोर्स हमें दिख रहा है Q ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है ये हमें नहीं पता है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइड में यानी कि राइट साइड में फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, निगेटिव आएगा यानी कि लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। अब जैसा भी लगे, एफ नेट जो है हमारा 0 नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, तो ये बात ध्यान रखना है कि एफ नेट इस केस में नॉन जीरो है। एफ नेट नॉन जीरो है तो ये जो डाइपोल है ये आगे की तरफ भाग सकता है, किसी एक्सेलरेशन से रेस्ट पे रखे हैं तो आगे वो मूव कर सकता है। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये तो है कि ऐसा है भाई x प्लस डी एक्स, तो हम इसे कुछ फॉर्मूला टाइप का बना लेते हैं। हियर फोर्स जो नेट है वो लग रहा है q ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स। ऊपर नीचे हम ना dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, इससे फायदा क्या होगा, तो q और dx इसका मल्टीपल ध्यान से देखो, q इंटू डी एक्स जो है p नजर आ रहा है, तो हम इसे लिख लिए p ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, और ये dx जो है बहुत छोटा है तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं dx टेंड्स टू 0। ये इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा है क्या। लिमिट हो गया है क्या मैथ में। सर अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है। सर स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, लिमिट के बाद पढ़ोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो 5-6 लेक्चर में आ जाना चाहिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये साइन का मतलब तो पता ही है। ठीक है, तो ये वाला जो हमें दिख रहा है ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन होता है, और हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। यहीं से जो हम लोग आज तक डिफरेंशिएशन करते आए हैं वो
यूज होता है। ठीक है, तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था, y में रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स, आर में है तो डी आर बाई डी आर, ऐसा। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके डाइपोल मोमेंट से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को टॉर्क निकालना सिलेबस में नहीं, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये एक डाइपोल है, P है, यहाँ से ये R दूरी पे है, इस पे चार्ज है, रेडियस R ही है, रिंग है। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, डाइपोल पे भी बोल सकता है, रिंग पे भी बोल सकता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे, जिस पे पता है उस पे फाइंड करके उल्टा कर देंगे। पहला सवाल है इसलिए हम बता रहे हैं, ये रिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बता सकते हो कितना आएगा, बोलो। रिंग के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ऐसा, ये सवाल नहीं देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो R है, ये X जो है R/√2 है, तब बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल। सर तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आ जाएगा ना? हाँ, उसीलिए दिए हैं कैलकुलेशन नहीं करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ(x/r² + x² रेज़ टू पावर 3/2), यही था, यस। है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमें फोर्स फाइंड करना होता तो डाइपोल मोमेंट इनटू d/dx कर लेते। अब इसीलिए हम ये r चेंज कर दिए, क्योंकि d/dx करेंगे तो इसका कुछ लंबा कैलकुलेशन चला जाए। ठीक है, खैर हमें क्या बोल रहा है कि ये x = r/√2 हो, तो x = r/√2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। यस। x = r/√2 पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैक्सिमम होता है, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाते हैं ऐसा जाता है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम पे अगर हम d/dx लिख रहे हैं तो ये d/dx क्या स्लोप लिख रहे हैं हम। ठीक है, स्लोप यानी कि यहाँ पे हम ऐसा, अगर हम एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो स्लोप है वो क्या 0 है, यस। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि इस पोजीशन पे हमारा, कोई और पोजीशन देता तो भाई हमें ये वाला जो इक्वेशन है इससे इंटीग्रेट बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो डिफरेंशिएशन में ये हमें दिख रहा था लंबा जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया, बाकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, सही से जवाब देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ है, यहाँ से x दूरी पे यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये x, ये डाइपोल, फोर्स ऑन डाइपोल। क्या करोगे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, क्यू के कारण कितना होगा, KQ/, Q/x²। ठीक है,
फोर्स ऑन डाइपोल अगर निकालना हो तो हम लिख सकते कितना, P इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया P, डी बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू तो के क्यू है, यहाँ पे -2 बाई एक्स क्यू, यही आएगा, यानी कि -2 के क्यू पी बाई एक्स क्यू, ये आएगा क्या? यस ठीक, यहाँ पे जो है डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में डाइपोल रखा हुआ है। अगर हम इसमें पूछे फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब हम Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ऊपर की तरफ वेरिएबल, ऊपर की तरफ वेरी कर रहा है, तो एक मेथड हम लोग इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। एक चीज और यूज कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये अगर P है तो इस P के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा हम फाइंड कर सकते हैं, बताओ कितना लग रहा होगा। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, KP बाई आर क्यू, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। यस सर ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन कैपिटल Q जो होगा, मान लेते हैं कि F बोल रहे हैं F1, तो ये होगा KP बाई आर क्यूब डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑन डाइपोल बता सकते हो कितना होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, -KP/Q/R। ठीक है, F2 इक्वल टू KP बाई मैग्नीट्यूड वाइज तो ये रहेगा, अपवर्ड रहेगा, या फिर यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिख रहे हैं, समझ जाना है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म का केस है ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है, बोर्ड लेवल में नहीं है, बोर्ड में यूनिफॉर्म तक ही है, तो स्कूल लेवल में उतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी भी टाइम टू टाइम पलट के देखते रहना है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, तो इसे ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि वही थोड़ा बहुत कि अगर चार्ज दिया हुआ है प्लेट्स पे तो चार्ज किस तरीके से किस चीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो चीज देखेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, ये 3 टॉपिक हमारे बच गए हैं इसमें, तो तीनों खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है, यस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू टू थैंक यू सर। सबको थैंक यू, और क्वेश्चंस किया करो सब।